हाय एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम है। जो मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि 80 में से 80 मार्क्स आपको बोर्ड में दिलाने हैं और जिन्हें पास होना है और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको पास भी कराना है। हर तरीके की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। उसी सिलसिले में अपने टाइम टेबल के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे हम पहुँच चुके हैं। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको इसको 2 पार्ट में कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं। फिर मैं केस स्टडी के रूप में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट होगा, उसमें लेकिन सिर्फ केस स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की नहीं होगी, बाकी भी होगी। लेकिन मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा को केस स्टडी में भी कवर अप करवाऊंगा। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडी नहीं करके जाते हो तो आपके सीधा सीधा 4 नंबर कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि केस स्टडी आना कन्फर्म है और वो मैक्सिमम मिनिमा से आना 90% कन्फर्म है। और पिछले साल तो 2 केस स्टडी आई थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, तो इस साल हम एक की तो उम्मीद कर ही सकते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं भाई टाइम टेबल वगैरह क्या है और मैं आप लोगों को किस तरीके से हर एक चीज़ अच्छे से करवा रहा हूं, या पीडीएफ देख सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, प्रॉपर उसका सॉल्यूशन यहां पर अवेलेबल है। ठीक है। और अगर आपको एनसीईआरटी की बुक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए और उसके भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हाँ हमें सारे सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। अब आ जाओ इधर भाई, सारी चीज़ें देखो। ये रहा आपका टाइम टेबल। ये क्या है अभी और बताऊँगा। ये हमारा टाइम टेबल है, प्रॉपरली देख सकते हो, जहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर तरीके से करवाया है। वेक्टर 3D तो इतनी खूबसूरत तरीके से करवाया है कि आप लोगों के ना 1 से 1.5 घंटे के अंदर 14 मार्क्स पेपर में आने ही आने, क्योंकि 14 मार्क्स का वो चैप्टर तो वो पूरे बनेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके साथ जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं क्वेश्चन कहाँ देता हूँ, ये सब मैं आपको मैथ्स की महफिल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं बच्चों से खुद पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। ठीक है भाई, देखो और हमारी क्विज़ वगैरह भी होती है, जैसे डे 3 MCQ क्विज़ प्रैक्टिस। कल थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ें अच्छे से करते हुए अगर हम देखें तो डे 3 पे हम पहुँच चुके हैं MCQ पे। डे 3 ऑफ MCQ मतलब 1 2 3 दिन से मेरी बात चल रही है, क्योंकि बच्चों की डिमांड पे ये सारी चीज़ें पूरी करी जा रही हैं। भाई बच्चे ये बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये रही हमारी प्लेलिस्ट, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया था कि मैं कैसे आप लोगों को फुल मार्क्स दिला सकता हूँ। उसके अलावा देखो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के कंफर्म क्वेश्चन भी बताए, और जो लोग बहुत परेशान हो रखे हैं ना उनके लिए भी मैंने चीज़ें बताई। मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा, 6 टॉपिक इक्वल टू 50 मार्क्स। काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो है, हवा में बात नहीं करी है, जाके देख सकते हो। प्रॉपरली चीज़ बताई है। ठीक है, और इसका जो सोर्स है ना वो भी बताया कि कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें, हर एक चीज़। किसी को फॉर्मूले इसकी एक जगह सिंगल वीडियो चाहिए, मतलब सिंगल आपको वीडियो में चाहिए, तो वो सब मतलब पीडीएफ की फॉर्म में भी दिया हुआ है, सॉरी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। और टॉपर की आंसर शीट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना बच्चे के लिए, वो मैंने यहाँ पर पब्लिश कर रखी है, आप देख सकते हो। इसको जाकर देखो, सीखने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पे। चलो भाई, बाकी ब्लूप्रिंट भी डिस्कस कर दिया है मैंने। ये ब्लूप्रिंट क्यों डिस्कस करा है, क्योंकि बच्चों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता, तो वो भी जाके देख सकते हो। चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी, चलते हैं अपने वापस स्टडी की तरफ। और ये रहा अपना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। काफ़ी परेशान होता है बच्चा इससे, है ना, तो मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत आसान तरीके से इसके बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ पूछी जाती है। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा रेट ऑफ चेंज। ठीक है भाई, उसके बाद आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर आएगा मैक्सिमा मिनिमा। तो पहले मैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज के बारे में चीज़ें बता देता हूँ, और फिर हम वहाँ पर जाके इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो भाई, और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं और कुछ बच्चे टेलीग्राम पे भी डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप बताओ, और अगर किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा और आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे बताओ। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है भाई, और मैं सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ और बातें नहीं करके जा रहा हूँ, सारी चीज़ें करवा रहा हूँ प्रैक्टिकली। और ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है। आप लोगों का एक बार बोर्ड अच्छे से हो जाए, CUT मतलब ड्रीम कॉलेज में जाने का अपना सपना है ना, वो भी पूरा होगा। बिल्कुल अच्छे से एक चीज़ कराऊंगा, CUT भी वहीं पर कराऊंगा, उस टेलीग्राम के थ्रू ही आपसे कनेक्टेड रहूंगा। अब आ जाओ भाई, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ चेंज में सिंपली आपको इस तरीके से आप चीज़ें पढ़ चुके हो, dy/dx। रेट ऑफ चेंज साफ साफ अपने आप को इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है तो किस रेट से हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। अब अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ, ये लिखा है dy/dx, तो आपने बोला चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू द x, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। किसके अंदर? y के अंदर। किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। बट अब ना थोड़ा सा इसको मॉडर्न कर दिया गया। मॉडर्न मतलब जब आप अलग एप्लीकेशन पे आ रहे हो तो चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से पड़ती हैं। देखिए भाई, जैसे मैंने अगर आपको बोला कि एप्पल्स हैं, ठीक है भाई, एप्पल्स हैं, मैंने खरीदे
₹20 पर केजी। तो ये पर केजी लगाना ज़रूरी है। पर केजी क्या बताता है कि भाई रेट ऑफ चेंज, यानी रेट क्या है, हर 1 किलो के बढ़ने से हर 1 किलो के घटने से जो भी है ₹20 का फ़र्क आता है, ये रेट ऑफ चेंज बताता है। तो वैसे ही हमारे केसेस में क्या होगा, जैसे हमारे पास तो वॉल्यूम आएगा। अब वॉल्यूम किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो आप बोलोगे डीवी, यानी चेंज इन वॉल्यूम। अब मान लो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है ना वो साइड की वजह से हो रहा है, जो भी एज साइड जो भी हो, तो डीवी अपॉन डी एस लिखोगे आप। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो आगे देखते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो उसको और कैसे करते हैं। मान लो आपने सॉल्व करा, आंसर आ गया 90। वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है भाई, सॉरी, पर सेंटीमीटर। जो चीज़ ऊपर लिखी है उसकी यूनिट पहले देख लो। वॉल्यूम था वो क्यूब में आता है, ऊपर आ गया। साइड थी तो ये आपका सेंटीमीटर आ गया। कई बार ना क्वेश्चन में साइड मेंशन ही नहीं होती, कई बार क्वेश्चन में साइड मेंशन ही नहीं होती, तो उसको आप ऐसे लिखते हो डीवी अपॉन डी टी। जब कुछ वगैरह मेंशन ना हो, मतलब आपको सिर्फ बोला हो चेंज बताओ, तो जब किसी की रिस्पेक्ट ना मिले तो टाइम की रिस्पेक्ट में सवाल होता है, क्योंकि कुछ चेंज हो या ना हो टाइम तो चेंज होता ही है ना। तो इसको आप ऐसे लिखते हो फिर 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर, जो भी वट एवर द गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से भी इसे लिखना होता है। अब ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो पहले हमें क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके। मैंने अभी आपको कहा था पीडीएफ में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। आराम से आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, ओके चलो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो सबसे पहले सिंपली आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कौन सा क्वेश्चन है, ताकि वो चीज़ समझ में आए। जब आपसे बोला जाए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, मतलब आपको चेंज किसके अंदर बताना है, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर। किसके अंदर चेंज बताना है, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर। अब एक चीज़ समझना, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड इसे हटा दे, आ जाओ। अगर आपसे एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूँ तो लिखने का तरीका देखो। सबसे पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, एरिया ऑफ सर्कल यही होता है। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल का चेंज बताना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मेंशन कर दिया ना क्वेश्चन में, तो यहाँ आएगा डी ए अपॉन डी आर। इस चीज़ को याद रखो। अब क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। पाई आर स्क्वायर का क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है ना भाई, 2 पाई आर। कैसे सर, क्योंकि भाई आप आर की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर स्क्वायर का 2r हो गया और पाई का सिर्फ पाई हो गया, ठीक है। अब और कुछ नहीं आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आप पहले पार्ट को कर रहे हो तो आर 3 है, तो सीधा यहाँ पे आर 3 पुट करो, आंसर आ जाएगा 6 पाई। अब एरिया किस में होता है, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस किस में होती है, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ही हमारा आंसर आ जाएगा। बस यूँ मत करना कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको सेंटीमीटर से कट कर रहे हो, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। एक मिनट रुको बच्चों, मैं माइक चेक करूँ, ओके है, वॉल्यूम ओके, कनेक्ट हो रही है, हेलो, हाँ ठीक है, चलो सही है, सही है, क्लियर है, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ये देखो, सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ थोड़ी सी अगर हल्की है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बस भैया पढ़ा पढ़ा के थोड़ा सा आवाज़ बैठ गई है, कोई बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, पढ़ो मेरे साथ, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, हाँ, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस। ये सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, dv अपॉन dt, क्योंकि क्वेश्चन को देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब आगे देखो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ एज है, एज मतलब साइड हो गई, एक्स मान लो, वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है चेंज इन द सरफेस एरिया, तो आपको बताना है डी एस, सरफेस एरिया मान लिया, और डी टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ मेंशन नहीं होती इस क्वेश्चन में, जब सेकंड यानी टाइम की रिस्पेक्ट है, तो यहाँ भी टाइम की रिस्पेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिए भाई, डी एस अपॉन आगे डी टी। अब इसको निकाले कैसे, सुनते जाइएगा। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो वो होता है भाई 4, एक सेकेंड, एस
इक्वल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब का होगा 6x²। अब बच्चा पूछता है मेरे से कई बार कि सर ये CS से आएगा या TS से आएगा। जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आपको TS से ही लेना होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आ जाओ भाई ds/dt। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है भाई, x² का हो गया 2 यानी 12x आ गया भाई, x² का 2x हुआ 6 दूनी 12x हो गया। लेकिन इसके साथ में आपको dx/dt भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने x का भी डेरिवेटिव कर दिया और रिस्पेक्ट तो खाली t की थी, तो यहाँ dx/dt भी आएगा। अब आपको dx/dt की वैल्यू चाहिए होगी, आ जाओ वो भी दिखा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको जो चीज़ गिवन होती है वो हमेशा क्वेश्चन में काम आती है, इसलिए आपको दी हुई होती है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम अपना क्या होता है, और मैं दिखाता हूं आपको। ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब क्या करना है, ध्यान से देखते जाओ। dv/dt बराबर x³ का होगा 3x², यहाँ आएगा dx/dt। ये चीज़ याद रखो, सेम यही वाली बात। अब dv/dt कितना है 8, ओके। डिवाइड में क्या आ गया 3x², ओके। अब आपसे अगर dx/dt पूछा होता, पूरी बात सुनना, अगर आपसे dx/dt पूछा होता तो आप क्या करते, अरे बाप रे तो मिट गया भाई, ये ले, ठीक है। अगर आपसे dx/dt पूछा होता तो आप उसको पूरा सॉल्व करते, लेकिन अभी आप सिर्फ इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, बात खत्म। 12x इंटू में 8/3x², ये लो जी, ये कैंसिल हो गया। अरे बाप रे, ये जो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब x से x क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 3 4 ये, ओके। तो ये 4 और 8 और नीचे एक x बचा है, और एक x की वैल्यू कितनी है 12, काट दो भाई, 4 3 12, तो आंसर आ गया 8/3। पूरा लिखो। सरफेस एरिया किस में होता है सर, स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लो जी, इस तरीके से इसके आंसर्स आते हैं। अब एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इससे रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। देखो एक बार मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशंस हैं हर चीज़ के, आप करते हुए आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपके पास NCERT के सॉल्यूशंस नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे सारे NCERT के सॉल्यूशन एक जगह मिल जाए, और फिर उसमें से आप छांट लेना कि कौन से सिलेक्टेड है और कौन से सिलेक्टेड नहीं है, तो मुझे बता दो, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट उसके लिए कमेंट बॉक्स भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हाँ सर चाहिए चाहिए चाहिए। मुझे दिखना चाहिए ना कि आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों की नीड है, तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, सीधा आते हैं उस क्वेश्चन पे जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि NCERT तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, बस ज़रूरी क्या है कि मैं आपको साथ के साथ चीज़ें डिस्कस करवाते हुए चलूँ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखो, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अंडरलाइन नहीं की आदत डालो, अंडरलाइन ने क्वेश्चन को काफ़ी हेल्पफुल बनाता, पर हल्की अंडरलाइन। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप मेंशन करो x जो है वो लेंथ हो गई ऑफ रेक्टेंगल की, और y हो गया आपका विथ या ब्रेथ, ठीक है, वटेवर जो भी आप बोलना चाहो। उसके बाद आपको साइड भी दे रखी है, x बराबर 8 भी है और y बराबर 6 है, ओके। इसके बाद किसकी बात हो रही है, इसके बाद आपको सब चीज़ें भी बता रखी है। लेंथ x इज डिक्रीजिंग, तो लेंथ हो गई dx/dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। और फिर आएगा dy/dt। तो देखो y जो है ना आपका वो इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो मैंने कहा भी था मिनट आ सकता है। अब देखो आपने आज कुछ ना चीज़ें नोटिस करी हैं कि सर अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव भी लगाना है, और इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, तो खैर वो होता ही है। अब आगे एक एक करके आपसे बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया, तो सीधा पेरीमीटर पे आ जाओ। मैं चाहूँ तो आपको ये भी बोल सकता हूँ कि भाई देखो ये रहा पेरीमीटर है ना, इसको यूज़ कर लो, तो वो भी कर सकते हो आप। यार मैं मना नहीं कर रहा, आपको इससे करना है आप इससे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन बस खींच दूंगा ना तो आपको भी लगेगा यार समझ आया नहीं आया, उस वजह वो वाली बात है बस। बाकी आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि भाई मान लो पेरीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर आपका P होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2x + y। अब ऑब्वियस सी बात है आपको पेरीमीटर के अंदर चेंज बताना है, सारा टाइम की रिस्पेक्ट में है क्योंकि मिनट लिखा था यहाँ पे, तो इसको भी आप उसी की रिस्पेक्ट में करोगे। dp/dt बराबर 2, x का क्या होगा dx/dt प्लस y का क्या होगा dy/dt। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। x कितना है आपका भाई, x से माइनस का 5 और y कितना है सर 4 है ये, तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 2 मतलब क्या हुआ, आप स्टेटमेंट लिखोगे, पेरीमीटर लिखी भी होगी इन लोगों ने, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिक्रीज किस रेट से हो रहा है 2,
ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एरिया। एरिया किस तरीके से निकाला जाता है, एरिया का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई। अगर आपको ये PDF चाहिए तो भाई आप पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NCERT वाली बात नहीं यार कर रहा, जो मैं लिख रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, आ जाओ। और आपको NCERT वाली की सॉल्यूशंस की PDF चाहिए तो बताना भाई, लिखना बस ये लिखना कमेंट में, सॉल्यूशन ऑफ NCERT PDF, सॉल्यूशन ऑफ NCERT PDF। आ जाओ, dy/dt प्लस y ऐसे छोड़ा x का dx/dt। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करा है। क्या यूज करा है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है भाई, आ जाओ। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं केस स्टडी की प्रैक्टिस करवा दूंगा, कल नहीं तो 6 को तो पक्का, कल 5 है, 6 तारीख को केस स्टडी की प्रैक्टिस पक्का होगी, ये बात गारंटी है। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कम से कम 10 केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा, कम से कम 10। ठीक है ना, आ जाओ। dy/dt कितना है सर, कहाँ है dy/dt, अभी तो यूज़ करा था भाई आप लोगों ने, ये रहा। ठीक है, 4। उसके बाद x की वैल्यू भी पुट कर ही दो, x कितना है आपका 8 प्लस y कितना है आपका 6 और dx/dt कितना आया है था आपका -5। ठीक है, सॉल्व कर दो। 8 चौक 32, 5 6 30, 32 में से 30 गया, 2 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात हुई है, स्क्वायर पर मिनट, आंसर 2 ही आया है, बट अब किस तरीके से आया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आप बोलोगे एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है यार, देखो थोड़ा सा ना आप लोगों का ही सपोर्ट लगता है, तभी मैं, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। मेरे एक खास दोस्त की शादी भी है, फिर भी मैं दोनों चीज़ें मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग भी मुझे उसी तरीके से सपोर्ट करोगे। खास दोस्त गलत बोल दिया मैंने, मेरा भाई है वो। ठीक है, मतलब भाई है, दोस्त होते हैं तो वो भाई माने जाते हैं, और हम मानते हैं, लड़कों का रूल है, दोस्त कोई नहीं होता, सब भाई होते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो भाई, अब बलून, ये वाला क्वेश्चन ये आखिरी है, आखिरी नहीं, ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखो, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, इसने एक डायग्राम बता दिया कि वो स्फेयर है। ओके, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, मतलब जैसे होता है ना, गुब्बारे वाला आता है, मशीन में लगाता है गुब्बारा, सूं करके फूल जाता है। तो जब गुब्बारा फूलता है तो एकदम से नहीं फूल जाता, वो फटता है बाद में, तो धीरे धीरे फूलता है। तो अगर आप देखोगे तो पहले छोटा गोला बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा गोला बन जाता है। तो उसको बोलते हैं स्फेयर का बढ़ना। किसका बढ़ना, स्फेयर का बढ़ना। तो उस चीज़ पर आइए ध्यान देते हैं। अब इसने बोला हुआ है कि बलून है, उसमें हवा भरती गई, पंपिंग, और इस रेट से हवा भर रही है। अब एक बात ज़रा ध्यान से सुनना, ये जो हवा भर रही है ना, इसका रेट है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब एक बात बताओ, मेरे को नहीं पता ये चीज़ क्या है, हम अनपढ़ हो गए, मान लो हमें नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा, वी आर इलिटरेट। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। सर ये क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब कहाँ यूज़ होता है, सर वॉल्यूम में यूज़ होता है, तो सीधा लिखो वॉल्यूम। अब ये किसका वॉल्यूम है, जब क्वेश्चन में स्फीयर की बात हुई है तो सर्कल का थोड़ी ना हो जाएगा, और सर्कल में तो वॉल्यूम होता भी नहीं है। तो किसका वॉल्यूम हुआ, ये स्फीयर का वॉल्यूम हुआ। अब आगे आ जाओ, और क्या बोला हुआ है, फाइंड एट द रेट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। अब आपको रेडियस पूछी है, तो आप शुरू कैसे करोगे क्वेश्चन, और रेडियस दी भी हुई है आपको, रेडियस दी हुई है 15। ठीक है भाई, आ जाओ। अब एक बात बताओ, और कुछ गिवन है नहीं क्वेश्चन में, वॉल्यूम ही गिवन है, तो वॉल्यूम से शुरू करो। वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे, नहीं है तो भाई नेट से सर्च करो, याद करो, क्योंकि इतने फॉर्मूलों के लिए भी आप थोड़ा ना एडजस्ट करो यार, करना बनता है अब तो। dv/dt, आ जाओ, 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होता है, 3r²। ओके, अब 3 से 3 हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 4 पाई r²। ओके, अब 4 पाई r² की अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ किसकी रिस्पेक्ट थी, सर वॉल्यूम चेंज हो रहा था टाइम की रिस्पेक्ट में, तो साथ में dr/dt भी आएगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ भी dr/dt आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, आ जाओ। 4 पाई r², r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर रख दो, और dr/dt पूछा है तो इसे यहीं रहने दो। और dv/dt कितना है, dv/dt 900। ठीक है, ये वाली बात। अब 900 के डिवाइड में क्या आ गया बच्चे, सर 15 का स्क्वायर और 4 और पाई,
15 का स्क्वायर 4 और पाई, तो बराबर में आ गया dr/dt। इसकी कटिंग करके देखो क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, इसको इससे काटोगे तो 225 आएगा, और 15 के स्क्वायर को भी आप 225 ही कहते हो, तो ये सब कट गया। dr/dt की जो वैल्यू है वो आ गई 1/पाई सेंटीमीटर पर टाइम, किस में था, सेकंड में था, तो dr/dt आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है ये वाली बात, बहुत बढ़िया भाई। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये तो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मैं आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताता हूँ जो काफ़ी अच्छे होते हैं। ये वाले, ये 2 क्वेश्चन है, लेडर वाला 3 मार्क्स में आ जाता है ये भी, और एक आपका ये पार्टिकल मूविंग वाला, ये 2 करते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी एक 5 मीटर की जो कि आप सीढ़ी कह दो, वो लेडर ना, वो एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी है, मान लो जैसे खड़ी हुई है, यहाँ पर देख ही लेते हैं, ये वो सीढ़ी है 5 मीटर की, ठीक है, और ये दीवार हो गई। अब आगे क्या बोला है, द बॉटम ऑफ द लेडर, जैसे बॉटम है, ठीक है, बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, जैसे कि अगर मान लो अभी, जैसे कभी आप दीवार के सारे ऐसे पीछे खड़े हुए, मैं खैर स्क्रीन पे चिपक नहीं सकता भाई, थोड़ा सा महंगी होती है यार। अब इसको ऐसे खड़ा हूँ, और अगर आप दीवार पे अपना पैर सरकाते जाओ तो आप नीचे की तरफ जाते जाओगे, नीचे की तरफ जाते जाओगे। अब अगर आप नीचे की तरफ बिल्कुल क्यों जा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को आगे की तरफ पुल कर रहे हो, आगे की तरफ खींच रहे हो, 1 मिनट के लिए आप गिर भी सकते हो नीचे, है ना, तो वही होता है। अब सीढ़ी अगर यहाँ से इधर खींची जाएगी तो ऊपर से भी तो नीचे आएगी, तो अगर ये चीज़ इंक्रीज़ होगी तो वो चीज़ डिक्रीज़ होगी, ये बात याद रखना। अब आगे आ जाओ, इसने बोला है पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल से दूर खींची जा रही है, अगर पास खींची जाती तो सीढ़ी ऊपर जाती, ठीक है। आ जाओ, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसे h मान लूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन में डेटा आ गया, AC तो 5 था ही, तो जो आपका dx/dt है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ओके। अब आगे क्या बोला है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। तो मतलब x अगर 4 है, x अगर 4 है, तो आपको बताना हाइट जो है ना वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, हाइट जो है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है। इतना तो इनको भी पता है कि वो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ उधर जा रही है तो लेडर नीचे ही आएगी, लेडर क्या आएगी, नीचे आएगी। तो अब क्या करना है आपको, पहले तो आप h की वैल्यू निकालो, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। सर ये क्या लगा दिया भाई, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू है 4, एच हमारे पास है नहीं, तो सॉल्व कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए 9। अब h की वैल्यू कितनी आ गई, वैसे तो मुझे डायरेक्ट भी पता होती है और आपको भी कि सर पाइथागोरस ट्रिपलेट लग गई, ये अगर 4 है ये 5 है तो 3 ही होगा, बट सॉल्व तो करना ही पड़ता है ना भाई। अब आ जाओ आगे क्या करना है, ध्यान से देखना भाई। एक बात बताओ, आपके पास इक्वेशन क्या है, सर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। अब मैंने x क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये चेंजिंग है, जो चीज़ चेंजिंग होती है उसे वेरिएबल में लिखते हैं। ये चीज़ फिक्स थी कि लेडर तो 5 है। एक बात बताओ, आपकी हाइट तो उतनी रहेगी ना, चाहे आप ज़मीन पे लेट जाओ, चाहे आप कहीं भी किस तरीके से भी गिर जाओ, हाइट उतनी रहती है, वैसे लेडर की हाइट भी उतनी रहती है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑप्शन वही है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड। पता नहीं यार गले को क्या हो गया, अभी सुबह तक तो ठीक था एकदम से, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये आएगा dx/dt, क्योंकि आप टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, 2h dh/dt, और 5 का स्क्वायर हो गया 0, ओके। अब आ जाओ भाई, 2h dh/dt बराबर माइनस का 2x dx/dt, प्लस का उधर जाके माइनस का, देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो जो वैल्यू है ना सारी पुट कर दो, जो जो वैल्यू है सारी पुट कर दो, ध्यान से देखना। dh/dt बराबर माइनस का x है, ओके, x कितना है हमारे पास, 4 है, ओके। फिर है dx/dt, कितना है हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा 2 है, ओके। और ये वाला जो h है इसको भी डिवाइड में ले आओ, h कितना है 3, ये डिवाइड में आ गया, तो आंसर आ गया माइनस का 8/3। अच्छा इसको रीड आउट करो, क्या होता है इसका मतलब, 8/3 का मतलब होता है डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस बात खत्म, और कुछ मत सोचो इसके बारे में, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3, इतने में तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भाई बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं और मेरी नज़र में अच्छा क्वेश्चन है।
देखो, अब पार्टिकल मूव अलोंग दिस कर्व, किसी भी कर्व के अलोंग करे, उस कर्व को लिखो, उस कर्व को लिखो, ठीक है। और आपको पॉइंट बताने हैं उस कर्व पे जहां पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x। तो y के अंदर का जो चेंज है dy अपॉन जो dt है, चेंज इन y हो गया, वो 8 टाइम्स है x के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, लिखा हुआ है y कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज 8 टाइम्स है एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। बाकी पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल बता के कैलकुलेशन दिखा दूंगा आपको। देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले आप कर्व लिखोगे, क्योंकि ना मुझे मज़ा नहीं आता कि बस मैं क्योंकि मैथ्स है यार, ऐसे ऐसे बोल दूंगा ना, देखो यहाँ डेरिवेटिव हो गया, ये सॉल्व कर दिया, मज़ा नहीं आता, वो वाली बात है, ठीक है। बहुत ही टाइम कम है तो अलग बात है, लेकिन जब है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वाई का डी वाई अपॉन डी टी होगा, एक्स का 3x² डी एक्स अपॉन डी टी होगा, क्योंकि ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी टी कितना है, ये है आपका 8 और डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी का हो गया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 3x² डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। गया, क्या बचा सर, 8 × 48 बराबर 3x², 48 को 3 से डिवाइड कर दो, यह आ गया 16। अब स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे तो वैल्यू प्लस माइनस का 4 आएगी। अब सर प्लस माइनस का 4 आ सकता है भाई, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, आ सकता है। अब मैं आपको आगे बता सकता हूँ, देखो प्लस माइनस का 4 आ गया, अब एक एक करके इस कर्व में से पुट कर दो। जब आप प्लस का 4 रखोगे तो वाई का आंसर 11 आ गया, जब आप माइनस का 4 रखोगे तो आंसर माइनस का 31/3 आ गया। तो इस तरीके से 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 4, 11 और माइनस का 4 माइनस का 31/3। अब बस ये कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्ट जो वैल्यूज थी वो मैंने आपको बता दी, बस इसमें पुट करना है, तो ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो। बोलो आज की सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ जी आ गया भाई, ये लो, ठीक है। देखो भाई पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी से पढ़ो, आ जाओ। सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी जो चेंज हो रहा है किसके अंदर, रेत। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, कभी आपने गली में ना सीमेंट उतरता हुआ देखा होगा, गली में रेडी आती है, सीमेंट उतारते हो तो सीमेंट जब गली में गिराती है ना तो एकदम से एक सर्कल बन जाता है और उसके ऊपर ना रेत जमा होती जाती है। जैसे रेत जमा होती जाती है ना, वो एक कोनिकल शेप ले लेती है। किसकी शेप ले लेती है? कोन की शेप ले लेती है। तो देखो सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट दिस रेट, ठीक है। अभी किसका वॉल्यूम है समझेंगे। द सैंड फॉर्म्स अ कोन, अच्छा जी, तो कोन का हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दो वॉल्यूम बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। ये किसका वॉल्यूम हो गया आपका? बिल्कुल, सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप, बट ये कौन बना रही है तो ये कौन की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि पहले नीचे रखा फिर धीरे 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 ऊपर आया, तो किसका वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा है? कौन का। तो ये हो गया आपका कौन के अंदर चेंज। आगे, ऑन द ग्राउंड सच दैट अवे दैट द हाइट ऑफ द कोन is always 1/6 of the radius of the base. Okay, how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4? हाइट जब 4 है तब, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें पता है उसको यूज़ करेंगे। कैसे? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr² h। अब एक बात बताओ, आपको h की वैल्यू में चेंज बताना है ना, तो पूरा क्वेश्चन h में बदल दो, तो v बराबर 1/3 पाई, r की जगह क्या आएगा? r की जगह आएगा 6h, r बराबर 6h, r बराबर 6h, ठीक है। यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया और सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 6 का स्क्वायर 36, h² इंटू में h, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसे कट कर दो, ये आ गया 12, फिर आ गया आपका पाई और ये आ गया h³, ठीक है भाई। v बराबर हो गया 12 पाई h³, ये बन गया अपना वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात है, आपको हाइट के बारे में पूछा है ना, तो कर दो स्क्वायर जो चेंज करना होता है, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई वॉल्यूम के अंदर जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? dv अपॉन dt, नोटिस करो dv अपॉन dt, इसके अंदर चेंज ध्यान से देखना। 12 पाई, जगह कम है यार यहाँ पे, ठीक है, यही कर लेते हैं, वहाँ सॉल्व कर देंगे। dv अपॉन dt बराबर 12 पाई, h की क्यूब का क्या होता है? आपका होता है 3h², ठीक है, और साथ में आता है dh अपॉन dt, सिंपल, ठीक है। और देखो
12 तिया 36 पाई एच स्क्वायर, ये तो चलो ओके है, नो प्रॉब्लम। सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं हम एक साथ। डी अपॉन डी टी अपने को दिया हुआ है 12, ठीक है। डी अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है 12, बराबर 12 पाई है ही पहले से हमारे पास, 3h स्क्वायर भी आ गया और डी एच अपॉन डी टी भी आ गया। अब सारी चीज़ें डिवाइड में ले आओ। 12 के डिवाइड में क्या क्या आएगा, 12 भी आएगा, पाई भी आएगा, 3 भी आएगा और h कितना है, h 4 है, उसका स्क्वायर भी आएगा। फिर अपने डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी। 12 से 12 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 1/48 पाई आंसर आ गया, वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहा हो। बस सिंपल, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस वॉल्यूम का यूज़ करो, बात बन गई। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज पेपर में बन जाएगा। अब बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के टॉपिक पे। ठीक है भाई, आ जाओ देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग काफ़ी प्यारा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है, इस पर इतना कंफ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं। चाहे रेट ऑफ चेंज का एक टॉपिक है, चाहे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, वो आना ही आना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई आपके पास फंक्शन है y जिसको आप fx बोलते हो, दो ही केस बनते हैं। अगर आपका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है इन एनी सिनेरियो, तो मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंपल, छोटी छोटी बातें, डेरिवेटिव 0 से बड़ा, डेरिवेटिव 0 से छोटा। अच्छा, उसके बाद दो फंक्शन आते हैं अपने पास, एक तो बोलता है स्ट्रिक्टली, ये वर्ड यूज होता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दो चीज़ें बड़ी आती हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस केस में ना बेसिकली बात क्या होती है, आपको इंटरवल्स का रोल ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। वहीं अगर x1 x2 से छोटा है, ठीक है, और ये fx1 x2 से बड़ा है, मतलब रिवर्स हो जाए, तो आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी होती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये वर्ड आपसे बोलता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देता, ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देता, तो यहाँ पर बस इक्वल लग जाता और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहता। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ पर आपको सिनेरियो बता दिया, ठीक है, अब एग्जांपल भी बताऊंगा। और स्ट्रिक्टली कब होगा, जब आपके ओपन इंटरवल होंगे, और क्लोज इंटरवल आने पर क्या हो जाएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग। और इस बात की इतनी टेंशन मत लेना, तरीके से बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि दिक्कत आएगी नहीं। आ जाओ कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिंपली होते हैं डायरेक्ट, fx बराबर e की पावर x, ये सदाबहार फंक्शन है क्योंकि इनका डेरिवेटिव भी वही आएगा, e की पावर x, और वो जो कि हमेशा 0 से बड़े ही होते हैं, तो ये ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये -x बोल दे ऊपर, अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो सेम ही आएगा बट बाहर माइनस आएगा। दिस शोज़ कि 0 से छोटा है, मतलब डिक्रीजिंग है। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो अगर ये आ रहा है fx बराबर x प्लस 3 का क्यूब, ये कैसा फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव करो। आपने डेरिवेटिव करा, 3 नीचे आया और ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आप इसमें कुछ भी पुट करो, इस स्क्वायर की वजह से तो ये 0 से बड़ा ही रहेगा ना, और जब वैल्यू 0 से बड़ी रहती है तो इसका मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरीके से ना 1 मार्कर में आते हैं। अब सीधा चलते हैं 3 मार्कर को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, अब मैं बार बार माइक इसलिए चेक करता हूँ, अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैं आपकी 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो चेक कर पढ़ा रहा था, तो पता लगा मतलब पूरी क्लास हो गई रिकॉर्ड और आवाज़ ही, मतलब माइक ही ऑन नहीं कर पाया था मैं। हो जाती है यार एक भाई, है ना, कोई बात नहीं। चलो आते हैं सवाल पे। जैसे मान लो fx लिखा है, क्या लिखा है fx, ठीक है, कोई भी सवाल है, सबसे पहले उसे आपको डेरिवेटिव करना है, फिर उसको इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, उसके बाद ना जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हो, कुछ लोग इसे स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो और क्या इसमें पूछा जा सकता है, तो सबसे इसके बाद जब आप सॉल्व कर लोगे, इंटरवल बन जाते हैं आपके। अब ये इंटरवल जो बनेंगे ना, उसके बारे में जिक्र क्वेश्चन से ही होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के दिखाते हैं। जैसे मान लो आपको बोला fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5, आपको बताना ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि x एक रियल नंबर है। x क्या है, एक रियल नंबर। तो तरीका समझना, बेसिक क्वेश्चन है, फिर आपको कठिन भी करवाऊंगा, कठिन कुछ नहीं होता, समझाने वाली बात है। f डैश x, ये हो गया आपका 2x प्लस का 2,
ओके, आपने इसको रखना है इक्वल टू 0, इक्वल टू किसके रखना है, 0 के। तो जो आपका 2x है, हो रहा है पता नहीं कुछ थोड़ा सा टेक्निकल आ जाती हैं चीज़ें इसके अंदर कभी कभार, देखो कोई बात नहीं। तो 2x इक्वल टू हो गया माइनस का 2, x बराबर हो गया माइनस का 2/2, तो इसको कैंसिल करो, x बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। अब समझना अब क्या करना होता है, कोई भी नंबर लाइन माइनस की इन्फिनिटी से लेकर प्लस की इन्फिनिटी तक होती है, हाँ या ना। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है ना आपकी, जो भी वैल्यू आ रही है उसको बीच में रख दो। ऐसे एक टेबल बनाई जाती है, बिना टेबल बनाए कभी क्वेश्चन नहीं करना, बेटर होता है टेबल बना के करना। देखो सबसे पहले आप लिखोगे इंटरवल, क्या लिखोगे, इंटरवल। फिर आप लिखोगे यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर आप लिखोगे नेचर, नेचर मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, माइनस के इन्फिनिटी पर ये हमेशा ओपन इंटरवल आते हैं, फिर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर आप इसके बीच कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, कोई भी इसके बीच कोई भी एक वैल्यू ज़रा अज्यूम करो, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे। मैंने लिख लिया -5। अब उस -5 को इस डेरिवेटिव में पुट करो, -5 दूनी -10, -10 + 2, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। जब आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटी, और इसका मतलब ये हो गया डिक्रीजिंग। तो आप लिखोगे fx इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, वहीं अगर मैं इसे प्लस लगा दूं, क्या लगा दूं, प्लस। अब ये क्यों लगाया, ज़्यादातर यही होगा, अगर पहला डिक्रीजिंग है तो अगला इंक्रीजिंग ही होगा। चाहो तो आप करके देख लो, 1 से इधर क्या आता है, 0 आता है, 10 आता है, 5 आता है, 0 लिख लो, 0 रखो, क्या आया, पॉजिटिव आया ना। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब क्या सर ये हर बार होगा, भाई 99% होता है सर, 1% क्यों नहीं होता, क्या ये डिटोल का साबुन है, सॉरी डिटोल ऐड कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, वो भी तो अपने ऐड में बोलते हैं 99.9, वो 0.1 कहाँ गया, वो कहाँ गया वो कीटाणु। तो वही उस तरीके से सवाल कहाँ गया हमारा 1%, मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल ऐसा आता है जहाँ पर ना, जैसे ये ब्रैकेट बनेगा, अगर मैं इसमें आगे देखें हम, तो ये इंटरवल बनेगा। अगर इंटरवल्स पे स्क्वायर या क्यूब वगैरह लगने लगे तब आपकी ये चीज़ बदलती है, वरना नहीं बदलती। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है, ये बात याद रखना, सिंपली वैल्यूज़ है, सिंगल इंटरवल्स हैं, तो आपका ये ऑर्डर चलता रहेगा कि अगर इंटरवल कितने भी बन जाए, पहला अगर डिक्रीज़ है तो अगला इंक्रीज़, अगला डिक्रीज़, अगला इंक्रीज़, ये सेम ऑर्डर चलता रहता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एक बार मैं चार्जिंग पर लगा दूँ लैपटॉप को, ठीक है, ताकि वीडियो हमारी बीच रिकॉर्डिंग में बंद ना हो जाए। ठीक है भाई, चार्जिंग लगा दी है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स है भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और इंटरवल है 0 से लेकर 2π तक। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इस क्वेश्चन से आपका ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कवर हो जाएगा। मैं 2 पार्ट्स में इसलिए कर रहा हूँ, केस स्टडी को अलग क्यों कर रहा हूँ, 2 घंटे की वीडियो मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर वही है ना, आप 2 घंटे की वीडियो देखकर हो जाता है यार कब कब कवर करूँगा, तो थोड़ा टाइम आपका माइंड सेट वाली बात है और कुछ नहीं। अब इसको कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव साइन का कॉस, कॉस का हो गया साइन माइनस का, फिर इसको 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है, cos x माइनस का sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू sin x आ गया, sin के अपॉन में cos को ले आओ तो वो 10 हो जाएगा, sin अपॉन cos 10 बराबर में 1 बचेगा। अब 10x 1 है तो 1 कब आएगा, 10π/4 पर। अब इंटरवल पे ज़रा गौर करो, जब इंटरवल आपका इस तरीके से हो 2π तक, 0, 90, π, 3π/2, आपको ना सिर्फ इस इंटरवल पे फोकस करना, अगर ये 2π भी है तो ज़्यादातर ये आता ही नहीं है। कैसे, अगर मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव के लिए ना एक वैल्यू तो आ ही गई, दूसरा उसी का क्वाड्रेंट यूज़ करो। जैसे 10 अब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पाई प्लस थीटा होता है, तो इसको यूज़ करेंगे हम पाई प्लस π/4। यही अगर मान लो नेगेटिव आया होता ना तो हम बाकी 2 क्वाड्रेंट्स को यूज़ करते, ठीक है, एक में हम यूज़ करते आपका पाई माइनस थीटा और एक में यूज़ करते आपका 2π माइनस थीटा। इस तरीके से वैल्यूज यूज़ होती है। मान लो साइन का आ जाए, साइन नेगेटिव आ जाए तो ये 2 यूज़ करोगे आप,
और पॉजिटिव आ जाए तो ऊपर वाला यूज़ करोगे, कॉस नेगेटिव आ जाए तो ये दोनों यूज़ करोगे, पॉजिटिव आ जाए तो ये यूज़ करोगे। तो मतलब जो क्वाड्रेंट पॉजिटिव आ रहा है तो उसी का क्वाड्रेंट यूज़ करो, नेगेटिव आ रहा है तो बचे हुए दो क्वाड्रेंट यूज़ करो। ठीक है भाई, आ जाओ अब इसको सॉल्व कर दो। x बराबर क्या आ गया, π/4 और 5 π/4। ठीक है, बन गई ना नंबर लाइन, बन गई नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री लाइन। 0 से लेकर 2π, बीच में आ गया π/4 और ये आ गया 5 π/4। थोड़ा सा ना दिमाग में वैल्यूज़ को रखना ताकि हेल्प हो जाए। π/4 का मतलब 45 होता है, ये आपका 45 पंजे 225 होता है। ठीक है भाई, 45 पंजे 225। और आ जाओ देखो भाई, ये अपना टेबल बना लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले क्या आएगा बोलो, इंटरवल। ठीक है, 0 से लेकर π/4। अब आप कहोगे सर 0 पे क्लोज क्यों बनाया, भाई यहाँ क्लोज बना हुआ है देख सकते हो आप। और π/4 से 5 π/4 तक, और 5 π/4 से 2π तक। ठीक है, अब आगे आ जाओ देखो, अब एक एक करके 0 से 45 के बीच कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बताओ, कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बताओ। सर 30 डिग्री, 30 डिग्री को ज़रा इसमें पुट करो, करो पुट। सर 30 डिग्री रखा, कॉस 30 माइनस साइन 30। साइन 30 तो होता है 1/2, ये होता है √3/2। माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अब देखो मुझे पता है ये इंक्रीज़ हो गया तो अगला डिक्रीज़ होगा, अगला इंक्रीज़ होगा। ज़्यादा सोचो मत, टाइम बचेगा पेपर में। लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस थोड़ी ना है, ये सिंपल केस है। पुट करके देखना है, कर लो। यहाँ 60 आता है, 45 के बाद 60 आता है, 60 रख के देख लो भाई। जब आप यहाँ 60 रखोगे तो √3/2 पीछे हो जाएगा, 1/2 आगे हो जाएगा। 1 में से √3 माइनस करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो हो गया ना डिक्रीज। तो ये ऑर्डर याद रखो, पहला इंक्रीज, अगला डिक्रीज, अगला इंक्रीज। ठीक है, ऑर्डर चलेगा। तो अब बताओ, ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, बात खत्म, सिंपल। तो अब लिखोगे कैसे, fx इज इंक्रीजिंग ऑन, किस किस में इंक्रीज हो रहा है, 0 से π/4 तक, यूनियन 5 π/4 से लेकर 2π तक, 5 π/4 से लेकर 2π तक। लो जी, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आ जाओ देखो भाई। हाँ देखो भाई, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वाले क्वेश्चंस हो गए। देखो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी से ही करो इसको, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, देखो हर बार यही होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, इसके अंदर कुछ अलग नहीं आता। लेकिन एक चीज़ अलग आती है जो मैंने अभी आपको बताया था, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, मैंने कहा था ना कि कब चेंज होता है, जब स्क्वायर वगैरह आ जाए, ब्रैकेट्स वगैरह आ जाए। इस क्वेश्चन के बाद ये रहा, देखो इसे, इस वाले में अगर आप डेरिवेटिव को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, f' पूरा सॉल्व करके ऐसा। अब इस पे स्क्वायर्स लग गए, क्या लग गए, स्क्वायर्स। कोऑर्डिनेट बदल गए ना, वैल्यूज़ बदल गई ना, तो इस वजह से देखो इसकी पहली दोनों वैल्यू डिक्रीज और अगली दोनों वैल्यू इंक्रीज। तो मतलब ऐसा अगर केस बन रहा है, ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर या क्यूब लग रहे हैं, तो आप हर एक वैल्यू को चेक कर लेना, हर एक वैल्यू को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। और इसका भी तरीका बताता हूँ, देखो ये तो पॉजिटिव ही हो गया ना। आंसर का जो डिफरेंशिएटर है ना वो कौन है, x-1, क्योंकि उस पर कोई पावर नहीं है, तो x-1 का होगा x+1। तो देखो ये रहा ना 1, तो 1 से ऊपर आपका देखो डिक्रीज है और 1 के नीचे इंक्रीज है। ये इस तरीके से भी ऑर्डर चलेगा। बीच में आया 1, 1 के इधर सारा देखो क्या है, डिक्रीज, और 1 के इधर क्या है, सारा इंक्रीज। तो ये वाली चीज़ें डिफरेंशिएटर क्रिएट करती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, और आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, log y दिया हुआ है ना। अब इसका डिफरेंशिएट थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, आपको मुझे मतलब पता है कि आप कर पाओगे। log वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला भी था लास्ट टाइम, जब बिल्कुल आपको लगेगा कि यहाँ करवाना चाहिए तभी करवाएंगे, नहीं तो मैं खुद लिखूंगा। देखो log 1 + x है, इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव क्वोशंट रूल से हो गया। ठीक है, इनको इन्होंने अरेंज करा, ये वैल्यू कुछ इस तरीके की आ गई, और सारी वैल्यू डिवाइड करके ये वैल्यू बन गई। अब सुनो, जो ये बना ना, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ज़रा सुनना पूरी बात। आपको क्वेश्चन में बताना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना भाई। x² तो हर बार 0 से बड़ा होगा, ये f' है। लिखने का तरीका देखो, 2 + x² भी 0 से बड़ा ही होना है हर बार। अब 1 + x जो है ना,
वो भी तो ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि x की वैल्यू जो -1 से बड़ी है वो इधर आके क्या होगी, प्लस होगी। तो ये वैल्यू किससे बड़ी हो गई, ज़ीरो से बड़ी हो गई। हो गया क्वेश्चन सिंपली। जब तीनों वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो गई तो आपका f डैश भी ज़ीरो से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस इस तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर पेपर में शो दैट का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, जितना आता है उतना करो और लास्ट में शो दैट ज़रूर लिख कर आओ, कैसे भी करके आंसर को प्रूफ करके आओ। लेकिन ये बात सिर्फ तब करनी है जब आप पेपर में फंस रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से आता है तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करोगे। अब हर बार की तरह ना इसमें मैंने एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं करे, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ना जो बुक के क्वेश्चन है ना उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको वो चीज़ सलाह करूंगा ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आपको इसके PYQs कर लेने चाहिए। आप PDF कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आ जाना, वहाँ प्लेलिस्ट और ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है आपको। नोटिस कर सकते हो इसका भी जब डेरिवेटिव करेंगे तो सारा डेरिवेटिव आपके सामने है, देख सकते हो। फाइनली जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा। तो इसमें भी आपको यही बताना है, 0 से π/2 के बीच cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, cos थीटा पॉजिटिव ही होगा। और 2 प्लस स्क्वायर वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव। और 4 माइनस कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, कॉस थीटा की जो औकात है वो जीरो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर +1 तक। तो जब ये 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता तो 4 तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, जो कि 0 से बड़ा होता है। ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको सवालों को करना आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, गला पूरी तरह बैठ गया है भाई। ठीक है, बाकी ये सवाल भी आप सारे मैंने ऑलरेडी, अब इसमें मैं एक एक करके डिस्कस करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखा है कि कहाँ से कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बस आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा मिनिमा की केस स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि पेपर में पूरे चांसेस हैं उसी को आने के। ठीक है, और फिर से एक बार, अगर सॉल्यूशन चाहिए हर क्वेश्चन के NCERT के तो प्लीज़ PDF मतलब आप बोल दो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डलवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। और उसके अलावा आपको बोलना पड़ेगा कमेंट में यार, तभी तो मैं चीज़ प्रोवाइड करूंगा ना, अलग से आके पूरी चीज़ प्रोवाइड करूंगा, समझा के भी जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे आइए, मुझसे बात करिए, मुझसे डाउट सॉल्व करिए, हर एक चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।